हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर आप सभी लोग जानते हैं ये COOH ग्रुप होता है, उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है जिसके अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स कहते हैं। ये COOH कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक तरफ इस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की जो फोर्थ वैलेंसी है यहाँ पे, इस वैलेंसी से ये किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हुआ होता है। इन एसिड्स को यूजुअली हम लोग फैटी एसिड्स भी कहते हैं। फैटी एसिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि का जो हायर मेंबर्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स के, वो बहुत सारे ऑयल्स और फैट्स में पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड। ये जो हायर मेंबर्स हैं, देखिए C17 है, किसी में C15 है, किसी में C16 है। ये ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में जो नेचर में ऑयल्स और फैट्स मिलते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, इसलिए हम यूजुअली इनको फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। वसा अम्ल, हिंदी में वसा अम्ल। अब हम इनके नॉमिनिक्लेचर, नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। 3 पद्धतियों में इनका नामकरण किया जाता है। जो पहली है ट्रीवियल सिस्टम, रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति उस समय से यूज़ में आ रही है जब IUPAC सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो जिस सोर्स से जिस कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जाता था, प्राप्त किया जाता था, उस सोर्स के नाम के, उस स्रोत के नाम के पर आधारित इनका नाम रख दिया जाता था। जैसे जो फॉर्मिक एसिड है वो लाल चींटियों से बनाया जाता था। बिल्कुल स्टार्टिंग है, फॉर्मिक एसिड का निर्माण फॉर्मिका लाल चींटियों से किया जाता था, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया। जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को सिरके, जिसको एसिटम कहते हैं, सिरके से बनाते थे, इसलिए इसको एसिटिक एसिड बोलने लगे। ये C3H3COOH, इसको बटर से, मक्खन से बनाया जाता था, मक्खन से इसका निर्माण किया जाता था, इसलिए इसको बटर के नाम पे ब्यूटायरिक एसिड कहने लगे। और इसी तरह C4H9COOH, इसको वेलेरियम रूट, पौधे की जड़ से बनाया जाता था, इसलिए इसका जो रूढ़ नाम है, ट्रीवियल नेम है, वो वेलेरिक एसिड है। दूसरा जो सिस्टम यूज़ में आता है वो है डेराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। इसमें सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एसिटिक एसिड के रूप में लिखा जाता है। मतलब एसिटिक एसिड है, उसको बेसिक कंपाउंड मान के सभी को एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव, व्युत्पन्न के रूप में लिखा जाता है। देखिए ये वाला जो कंपाउंड है, ये CH3COOH, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव। CH3 के 2 हाइड्रोजन 2 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए, तो ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसे हम डाई मिथाइल एसिटिक एसिड बोलेंगे। इसी तरह ये जो सेकेंड कंपाउंड है, ये देखिए, ये एसिटिक एसिड CH3COOH का 1 हाइड्रोजन ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। तो इस तरह डिराइव्ड सिस्टम में सभी एसिड्स को एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव माना जाता है। थर्ड सिस्टम जो हमारे यूज़ में सबसे ज़्यादा आता है वो है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में सबसे पहले जो कार्बन की सबसे बड़ी चेन होती है उसको हम रेखांकित करते हैं। उस सबसे बड़ी चेन को एल्केन का नाम देते हैं और फिर एल्केन के ई को हटा के उसकी जगह ओइक लगा दिया जाता है, ओइक एसिड। ये देखिए, ये OIC एसिड, ओइक एसिड लगा देते हैं, तो इनका जो सामान्य नाम हुआ वो एल्केनोइक एसिड हुआ। इसको एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, इस वाले एसिड में सिर्फ एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम हुआ मेथेनोइक एसिड। मीथेन से एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, एल्केन को। मीथेन का लास्ट का ई हटा के ओइक एसिड, तो ये हुआ मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बन है,
इसलिए इसका नाम हुआ इथेनोइक एसिड। यहाँ 3 कार्बन, इसलिए ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ 4 कार्बन, ये हुआ, अब क्योंकि ये चेन बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पे श्रृंखला ब्रांच होने की भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे एन ब्यूटारिक एसिड। और ये देखिए सूत्र C4H8O2 से हम 2 तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अगर सीधी चेन कार्बन की है तो एन ब्यूटारिक एसिड होगा, और अगर इस तरीके से ब्रांच है तो हम IUPAC सिस्टम में पहले नंबरिंग करेंगे। जो सबसे बड़ी चेन होगी उसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे बड़ी चेन ये है, इस COH को नंबर 1 दिया जाता है हमेशा, तो ये 1, ये 2, ये 3, और सेकेंड कार्बन के ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से IUPAC सिस्टम में हम इसका नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समवायता, आइसोमेरिज्म। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें हमको 2 तरीके का आइसोमेरिज्म दिखता है। एक है चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म आप लोग जानते हैं कि चेन स्ट्रेट चेन है या ब्रांच्ड है, और अगर ब्रांच्ड है तो किस तरीके से उसकी ब्रांचिंग हुई है, उसके बेसिस पे हम कंपाउंड्स का नाम रखते हैं। एक ही सूत्र के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे C5H10O2 से। C5H10O2 हम 4 तरीके के कंपाउंड्स इसमें बना सकते हैं जो एक दूसरे के श्रृंखला समावयी होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। सबसे पहले ये देखिए, अगर ये स्ट्रेट चेन है तो ये होगा पेंटेनोइक एसिड। अब हम इसको ब्रांच कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्रांच्ड है, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। COH को नंबर 1 दिया जाता है, 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, इसका नाम 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे यहाँ एक बात बहुत ठीक से समझने की है कि इनके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होता। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाना। क्यों नहीं हो सकती स्थिति समावयता इसमें? क्योंकि COH को हम हमेशा C1 देते हैं। मैंने अभी आपको नंबरिंग की थी तब ये बात बताई थी कि COOH को हमेशा नंबर 1 दिया जाता है, इसलिए वो जहाँ भी होगा किसी चेन में वो नंबर 1 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे स्थिति समावयता नहीं हो सकती, COOH की स्थिति नहीं बदल सकती। अगर COH की स्थिति बदलती है, देखिए पेंटेनोइक एसिड से ही हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ ये CH3 अगर इस कार्बन के ऊपर होता है, ये वाला देखिए इस तरीके से, ये सबसे लंबी श्रृंखला हमको लेनी है COOH को नंबर 1 देके, ये नंबर 1 2 3 4। तो अब सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड फिर से इसका पेंटेनोइक एसिड का और 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड का श्रृंखला समावयी है। तो इस तरीके से एसिड्स में श्रृंखला समावयता मिलती है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। जो एसिड्स होते हैं वो एस्टर्स के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। एक ही सूत्र हमने यहाँ पे लिया है C3H6O2। इस सूत्र से हम एसिड्स भी बना सकते हैं और एस्टर भी बना सकते हैं। एसिड ये बना प्रोपेनोइक एसिड, और इसी सूत्र से हम 2 एस्टर्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक CH3 को इस कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए और हाइड्रोजन को यहाँ पे ले आइए, तो हम C3H6O2 से 2 एस्टर्स और एक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी एसिड्स के साथ मिलता है, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्रियात्मक समावयता में वो एस्टर्स के साथ आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संरचना और बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सूत्र को देखें COOH, तो इसके अंदर 2 क्रियात्मक समूह हमको दिखते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं। एक कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल CO, और ये हाइड्रोक्सिल OH, और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक दूसरे की रिएक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। और इस वजह से कौन से ग्रुप की रिएक्टिविटी, इस OH या CO में से कौन सा ग्रुप ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जिसकी वजह से इस पूरे COOH की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी डिफाइन होती है, जिसके बारे में पता चलता है। तो CO कार्बोनिल और OH में से जो भी ग्रुप स्ट्रॉन्गर ग्रुप होगा, उसी के गुण COOH में हमको उसकी दिखाई देंगे केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले इसमें हम कार्बोनिल ग्रुप को देखते हैं। आपको पता है कि कार्बोनिल समूह जो होता है CO होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का अर्थ है योगात्मक अभिक्रिया होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, और नाभिक स्नेही का मतलब फर्स्ट अटैक करने वाली स्पीसीज एक न्यूक्लियोफाइल होगी। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? प्लस चार्ज पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और ये हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन से जुड़ता है और पूरा हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप से एक OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ होता है। इस OH ग्रुप के जुड़े होने से कार्बोनिल ग्रुप की ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है, ये हम देखने जा रहे हैं। देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उसके पास, उसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी क्रियाशीलता घट जाती है। क्रियाशीलता क्यों घट जाएगी? क्योंकि जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है OH का, वो एक, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये OH है। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और इस प्लस चार्ज पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑक्सीजन अनुनाद से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ बन जाता है इस तरीके का स्ट्रक्चर OH। O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन का प्लस चार्ज ख़त्म हो जाता है। जब कार्बन का प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति की वजह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी घट जाती है, कम हो जाती है, और इस नॉन रिएक्टिविटी की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप को स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, छद्म कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। तो यहाँ ये बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति के कारण, यहाँ ये देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाती है और इस वजह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप को स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप के CO मतलब CO ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप की रिएक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, ऐसे अल्कोहल जिसमें एक कार्बन की चेन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो वीक एसिडिक होते हैं। ये देखिए, ये एक अल्कोहल है ROH। ये ROH जब परिस्थितियाँ सही होती हैं, उचित होती हैं, तब इस तरीके से इसका ब्रेकअप हो जाता है। ये H+ आयन देता है। जो H+ आयन देते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो जो संतृप्त एल्कोहल्स होते हैं वो विशेष परिस्थितियों में दुर्बल एसिड के जैसे, वीक एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ? अब कार्बोक्सिलिक एसिड में इस OH और इस R के बीच में, एल्काइल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया। कार्बोनिल ग्रुप के बीच में आ जाने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो
एसिडिक नेचर है, OH की एसिडिक नेचर है, वो बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? यहाँ पे देखिए, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने यहाँ पे दो अनुनादी संरचनाएं बनाई हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ये वाले पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर चले गए तो ये O- हो गया, और यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब ये इन दो अनुनादी संरचनाओं को आप जरा ध्यान से देखिए। जो सेकेंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक डाई आयन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर पसंद नहीं करता। और उसके अलावा जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर दो चार्जेस होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, बढ़ी हुई होती है। तो इस तरह इन दोनों अनुनादी संरचनाओं में एनर्जी का डिफरेंस है। ये वाली जो अनुनादी संरचना है, देखिए इसमें पूरी तरह से ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं है। दूसरी अनुनादी संरचना में दो ऑक्सीजन्स के ऊपर चार्ज है, वो भी विपरीत, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। इस वजह से इन दोनों अनुनादी संरचनाओं में एनर्जी का डिफरेंस होता है। ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है वो नहीं बनते हैं। तो इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाता और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही परिस्थिति में रहता है। अब अगर इसने एक H+ आयन बाहर निकाल दिया, H+ आयन बाहर निकल जाने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है कार्बोक्सीलेट आयन। ये H बाहर निकल गया H+ के फॉर्म में, ये देखिए, तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में देखिए, इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ये इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं और इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बात हमारी समझ में आई इस सारी बात से कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे वो स्पीसीज़ उतनी ज़्यादा स्थायी होगी, स्टेबल होगी। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक H+ आयन को रिलीज़ करके, बाहर निकाल के, लिब्रेट करके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होना चाहता है। इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके अलावा देखिए, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें ये पता चला कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस समान है। दो तरह के ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलेट आयन में, एक ये वाला ऑक्सीजन है और एक ये वाला ऑक्सीजन है। तो क्योंकि दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच की बंध दूरी, बॉन्ड डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो इससे भी साबित होता है कि कार्बोक्सिलेट आयन की ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंपैरिजन में कार्बोक्सिलेट आयन में इफ़ेक्टिव अनुनाद होता है, इफ़ेक्टिव रेजोनेंस होता है, इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होना चाहता है और उस रूप में ही वो ज़्यादा रहता है। यही वजह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से OH जो हाइड्रोक्सिल था उसकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ समराइज़ अगर हम करें तो हमें ये समझ में आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ग्रुप्स हैं, एक कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल की वजह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो OH है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो गई,
लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोक्सिल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सिंपल हाइड्रोक्सिल वीक एसिड होता है, लेकिन COH की प्रेजेंस की वजह से ये वाला हाइड्रोक्सिल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके कंपाउंड्स पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। और ये क्योंकि पोलर होते हैं इसलिए ये आपस में या पानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और जो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन बहुत छोटी होती है, वो सब पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। C1 से लेके C4 तक, मतलब फार्मिक एसिड से ब्यूटायरिक एसिड तक के जो कंपाउंड्स हैं वो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं। इसके अलावा जब जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ती जाती है इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। जो एरोमेटिक एसिड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है या बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। हेलो एसिड्स बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं पानी के अंदर। हाइड्रोक्सी एसिड्स और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह आज हमने संरचना और बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी और उसकी एसिडिटी के ऊपर प्रतिस्थापियों का, सब्स्टिट्यूएंट्स का इफ़ेक्ट, इसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।